एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन खत्म हो चुका है और अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रोटेस्ट्स एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जितने भी प्रोटेस्ट्स एंड मूवमेंट्स थे उसका सोशोलॉजिकल एनालिसिस, वो भी हमारे सोशोलॉजी के सिलेबस में आता है। बट ये जो पोर्शन है इसमें से अगर हम सारे प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स करने लग गए तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इसमें आ जाएगी। अब पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बेसिस पे एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे कम से कम पोर्शन में कम से कम चीज़ें पढ़ के आप पूरे सोशोलॉजी ऑप्शनल में कैसे भी ये अगर इस एरिया से सवाल आता है तो आपको वो कैसे हैंडल करना है एंड गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो फर्स्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 2013 से अब तक 5 क्वेश्चन आए हैं। अब इन 5 क्वेश्चन में जो 2018 का जो लेटेस्ट सवाल है वो है चंपारण पेजेंट मूवमेंट। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक, एक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही स्पेसिफिक इन्होंने प्रोटेस्ट ले लिया है, मूवमेंट ले लिया है, चंपारण पेजेंट मूवमेंट, और उसका बोला है एग्जामिन सोशोलॉजिकल डायनामिक्स। तो वेरी डिफिकल्ट, और वो भी 20 मार्कर है। मतलब 20 मार्कर में तो आपको बहुत सारा आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट 16 में सवाल आ रखा है 1D। अब ये तो मैंडेटरी है, 10 मार्कर है बट मैंडेटरी, ये तो आप छोड़ भी नहीं सकते। 2B तो फिर भी आप छोड़ दोगे, कोई और सवाल ले लोगे, बट ये तो मैंडेटरी में आ गया। इसने पूछा है कि एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, और उसका भी सोशोलॉजिकल एनालिसिस। अगर आप इसमें सिर्फ GS वाला मॉडर्न हिस्ट्री वाला आंसर लिख के आओगे, यू वुड नॉट गेट एनी मार्क्स, और वो सभी लिख के आ रहे होंगे। ठीक है, जिन्होंने सोशोलॉजी ऑप्शनल तैयार नहीं भी किया है, GS तो कॉमन है, सबने तैयार किया होगा, तो वो तो सभी लिख के आ रहे होंगे। बट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको ये आंसर करना है, आपको थिंकर्स के नाम लिख के आने हैं, तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पोर्शन। फिर 2015 में भी मैंडेटरी सवाल है 10 मार्कर का, ज्योतिबा फूले एज एन एग्रेरियन रेडिकल। इस पे आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लिखना है। ठीक है, तो वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी एक बहुत ही बड़े सिलेबस में से एक बहुत ही यूनिक पर्टिकुलर उसी इवेंट के बारे में आप बताओ तो आप जेनरिक आंसर भी नहीं लिख सकते। फिर 1C देखो 2013 में जो आया है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताओ सत्य शोधक मूवमेंट ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले। अगेन ज्योतिबा फूले पे 2013 और 15 दोनों ईयर में सवाल आया है। अब देखो द वे आई हैव अंडरस्टूड दिस एरिया, आप भी देखो, आपको भी मैं सामने दिखा रही हूँ कि चंपारण पेजेंट मूवमेंट भी पेजेंट मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। 15 में ज्योतिबा फूले एज एन एग्रेरियन रेडिकल, वो भी एग्रेरियन एंगल उसने पूछा, उसमें भी एग्रेरियन इश्यूज, लैंड इश्यूज की बात आ रही है। एंड फिर 2013 में भी सत्यशोधक मूवमेंट और ज्योतिबा फूले, अगेन ज्योतिबा फूले, इसमें एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट इज एन एक्सेप्शन, और गांधी वाला जो सवाल है 2015 का, दैट इज एन एक्सेप्शन। हिंद स्वराज के बारे में, हिंद स्वराज बहुत ही स्पेसिफिक बुक हो गई जो कि हमारे सिलेबस या आउट ऑफ सिलेबस ही आप कह लीजिए ये सवाल। ठीक है, तो और आने वाले उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये हिंद स्वराज पे दोबारा सवाल आए। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग बनती है इन 5 क्वेश्चन के बेसिस पे, और इसके पीछे भी मैंने जो क्वेश्चंस आए हैं 2013 से पहले भी, उस पर मैंने एनालिसिस किया है। तो आई हैव डिवाइडेड द नोट्स फॉर दिस, द स्टडी मटेरियल फॉर दिस पोर्शन इनटू 3 पार्ट्स। पहले पार्ट में आप करोगे पेजेंट मूवमेंट्स। पेजेंट मूवमेंट के आपको मैं एक लिस्ट बताऊंगी, जनरल इश्यूज क्या थे, ओवरऑल जितने भी पेजेंट मूवमेंट्स हुए उनके कॉमन इश्यूज क्या थे, 7-8 इश्यूज थे उनके, उसकी लिस्ट होगी। वो कि कोई भी पेजेंट मूवमेंट जब आएगा तो उसमें आप वो इश्यूज आप लिख सकते हो बिना झिझक के। ठीक है, सेकंड है आपका विमेन मूवमेंट। विमेन मूवमेंट अभी तक पूछा नहीं है बट आसार हैं कि आने वाले कुछ सालों में और या फिर 2025 में ही विमेन मूवमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड पे सवाल आ जाए। एंड थर्ड मैंने जो डिवाइड किया है ट्राइबल मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। देखो ये आपके GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये तीनों एरियाज, और ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका हमें जानना भी ज़रूरी है। तो ये 3 एरियाज हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंडर। शुरू करेंगे हम पेजेंट मूवमेंट के साथ और उसके इश्यूज क्या थे। बिफोर वी स्टार्ट पेजेंट मूवमेंट, आपको एक मैं जनरल स्ट्रक्चर बता दूं कि जो मैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसको अपने आंसर में कैसे उतारना है। तो देखो जब भी कोई, अब हमने ये 5 क्वेश्चन देख लिए हैं, जब भी ये इनमें से कोई सवाल आएगा, 1/3, द फर्स्ट 1/3 ऑफ योर आंसर
शुड बी फ्रॉम जो आप जनरल स्टडीज में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। चंपारण पेजेंट मूवमेंट के बारे में बात करी है, तो चंपारण पेजेंट मूवमेंट के बारे में आप 1/3 ऑफ योर आंसर शुड बी दैट, कि कहाँ हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था। ये जो आप जनरल चीजें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो उसका एक इंट्रो, व्हाट इज चंपारण पेजेंट मूवमेंट। बाकी के जो 2/3 आपका वर्ड लिमिट होगी उसमें आप सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करोगे, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दोगे, जो भी सवाल पूछा है उसको एड्रेस करोगे, ठीक है। वो हम अभी शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पेजेंट मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया। अब पहले हम इसकी बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखो, एरिक स्टोक्स ने इस चीज़ पे एक बहुत ही हैवी कमेंट किया है। वो कहते हैं कि पेजेंट्स की जो रिबेलियन रही है, जब हम कॉलोनियल इंडिया में पेजेंट मूवमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं मिलते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पेजेंट्स ने कभी रिवोल्ट ही नहीं किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। महलवारी सिस्टम लगा, रैयतवाड़ी सिस्टम लगा, परमानेंट सेटलमेंट था, इतना उनके साथ अत्याचार हो रहा था, बट वी डोंट सी इतना मच रिवोल्ट। इवन व्हेन वी स्टडी जीएस में मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं तो हमें इतना देखने को नहीं मिलता। पेजेंट मूवमेंट इक्के दुक्के हम पढ़ लेते हैं, बट इतना उसका बड़ा इम्पैक्ट हो, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत जान लड़ाई हो, उस लेवल पे हमें नहीं मिलता है। तो एरिक स्टोक्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कॉलोनियल इंडिया में पेजेंट मूवमेंट्स आर स्ट्रेंजली एब्सेंट, है ही नहीं, ठीक है। और ये इसका एक मेन कारण वो बोलते हैं, इसका एक मेन कारण जो है वो है इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर। अब देखो, दिस इज द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस यू विल राइट। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इसका जिम्मेदार है। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली कास्ट सिस्टम और आपका विलेज स्ट्रक्चर, दो चीजें। अब ये कह रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई पेजेंट मूवमेंट इतना देखने को नहीं मिलता है, एब्सेंट सा ही लगता है, तो इसका मतलब क्या ये था कि जो पेजेंट्स थे वो बहुत ही शांत और भोले भाले थे, कि वो बहुत ही डोसाइल थे और बहुत ही पैसिव थे, उनके साथ इतना शोषण होता रहा, इतना एक्सप्लॉयटेशन उनकी हुई, वो उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव को कि वो बहुत भोले भाले थे और बहुत डोसाइल थे, शांत थे, इसको चैलेंज करते हैं बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट्स, जैसे कि कैथलीन गो, जैसे कि AR देसाई, जैसे कि DN धानागरे और रंजीत गुहा, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं, स्पेशली ब्रिटिश हिस्टोरियंस या उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जो थे, उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है, पेजेंट रिबेलियंस को इग्नोर किया है, जानबूझ के डॉक्यूमेंट नहीं किया है, उनको इतना बड़ा चढ़ा के या इनफैक्ट उनकी रियलिटी को दबाया है, बड़ा चढ़ा के तो दूर की बात है। तो पेजेंट रिबेलियंस को उन्होंने या तो ऐसे डाकुओं की तरह उनको दिखा दिया, लूटपाट की तरह दिखा दिया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बता दी उसको, या उसको कम्युनल राइट्स की तरह दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें घनश्याम शाह क्या बोलते हैं। घनश्याम शाह कहते हैं कि एक टेंडेंसी रही थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की और हिस्टोरियंस की उस टाइम के, कि उन्होंने उनको एज कम्युनल राइट्स या डाकुओं की तरह उनको दिखाया। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल घनश्याम शाह देते हैं कि जैसे मोपला रिबेलियन जो हुई थी, जो मालाबार में हुई थी, इसको उन्होंने, ये एक एग्रेरियन रिवोल्ट थी, ये एग्रीकल्चर इश्यूज पे बेस्ड थी, बट इसको ब्रिटिशर्स ने दिखाया, इसको हिस्टोरियंस ने दिखाया कि भाई ये तो एक हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट थी, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने हिस्ट्री बदली है, ऐसे उन्होंने इवेंट्स को एक नया रंग चढ़ाया है अपनी हिस्ट्री को अच्छा बनाने के लिए, कि ब्रिटिशर्स के रूल, ब्रिटिश रूल पे कोई दाग ना पड़े, ऐसा ब्रिटिश रूल हमारा वीक ना दिखे, ठीक है। तो विद दिस बैकग्राउंड हम अब देखना चाहेंगे कि रियल इश्यूज पेजेंट्स के क्या थे, एंड फिर वी विल डिस्कस फेमस एग्जांपल्स जो कि प्रोबेबल होंगे आने वाले पेपर में, 2025 के पेपर में या उसके नेक्स्ट ईयर आने वाले जो फेमस एग्जांपल्स होंगे वो भी हम करेंगे। तो मोस्ट कॉमन इश्यूज जो हर पेजेंट मूवमेंट में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहले जो था हमारा वो था प्राइस राइज। प्राइस राइज में माजिद हयात सिद्दीकी ये क्या बोलते हैं, इनका कहना है कि 1918 से 1922 के बीच जो नॉर्थ इंडिया में जो एग्रेरियन अनरेस्ट शुरू हुआ, उसका मेन कारण था इंफीरियर फूड ग्रेन्स जो थे, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, जो छोटे किसान थे, वो इंफीरियर फूड ग्रेन्स खाते थे, लो क्वालिटी फूड ग्रेन्स खाते थे, क्योंकि वो वही अफोर्ड कर पाते थे जो सस्ते में मिलते थे, जिनकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, उसमें मिलावट होती होगी या इतने न्यूट्रिशियस नहीं होते होंगे, वो खाते थे। उसका रेट
एकदम से बढ़ा। देखो 1918 से 22 की बात हो रही है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की बात हो रही है। तो इस टाइम पे एकदम से इंफीरियर फूड ग्रेन्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण जो छोटे किसान थे उनको खाने की नौबत आ गई थी कि उनको खाना नहीं मिलता था खाने के लिए। तो दिस वॉज वेरी बिग प्रॉब्लम कि उनके सर्वाइवल पे बात आ चुकी थी। यही चीज़ अवध में कपिल कुमार ने भी देखी कि यही प्रॉब्लम अवध के किसान भी फेस कर रहे हैं। अब पेजेंट्स जो थे, खेड़ा गुजरात के जो पेजेंट्स थे, उन्होंने 1918 में एक सत्याग्रह ज्वाइन किया था इन्हीं कारणों के बलबूते पे, क्योंकि वहाँ पे भी वर्ल्ड वॉर के 1 के बाद खेड़ा गुजरात में भी यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। सेम सिचुएशन हमें तेलंगाना और तेभागा मूवमेंट्स में भी देखने को मिली कि जब इतना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो खाने के जो इंसान खाना उगाता है पूरे समाज के लिए, उसके खाने के वांदे लग जाए, तो एक तरह से आप उनको रिबेलियन के लिए पुश कर रहे हैं, रिवोल्ट के लिए पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था प्राइस राइज का इशू। मेन फर्स्ट रीज़न जो एग्रेरियन अनरेस्ट का या पेजेंट मूवमेंट्स का फर्स्ट रीज़न जो था वो है प्राइस राइज। नेक्स्ट हमारे पास जो रीज़न आता है वो है फेमाइन, अकाल बहुत कॉमन एक फिनोमेनन था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अकाल पड़ते ही रहते थे उस टाइम पे, और ये एक रेगुलर फीचर होने के कारण इसको और बढ़ावा दिया, इसको और इसके निवारण में कंट्रीब्यूट करने की जगह इसको और इंक्रीज किया, एग्जैसरबेट किया ब्रिटिश रूल ने, कि उनकी जो पॉलिसीज थी वो अकाल के पीड़ितों के निवारण के लिए या फेमाइन अगली बार आएगा तो उसको कैसे निपटना है उसके फेवर में नहीं थी। दे वर मोर इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग केयर ऑफ देयर सोल्जर्स ड्यूरिंग बंगाल फेमाइन। ठीक है, तो ये फेमाइन भी एक बड़ा रीज़न था। थर्ड रीज़न जो हमारा आता है वो है बेगार को हम व्यक्ति भी बोलते हैं। बेगार मतलब फोर्स लेबर, बिना पैसे दिए ज़बरदस्ती आपसे काम करवाना। ये बहुत कॉमन फीचर था। इंडिपेंडेंस के बाद बेगार को इलीगल ठहराया गया और बेगार के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज भी आए थे इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अब इसमें क्या था, इसका एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। बेगार ऑल्दो इट वाज अ नेशनल फिनोमेना ओनली, हर एरिया में आपको ये देखने को मिलता था, बट यहाँ पे अगर हम स्पेशल एग्जाम्पल लें तो अवध के जो किसान थे 1919 से 1922 के बीच में, उन्होंने ये प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे फेस करी, टू दी एक्सटेंट कि उन्होंने एक प्रण लिया, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम बिना पेमेंट के, बिना हमें भत्ता दिए हम मजदूरी नहीं करेंगे, फ्री की मजदूरी हम नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो। और यही हमें देखने को मिला तेलंगाना में भी। तेलंगाना के जो गरीब किसान थे जिनसे फोर्स लेबर करवाई जाती थी, उन्होंने भी बेगार सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। ठीक है, तो थर्ड रीज़न हमारा आता है बेगार सिस्टम। फोर्थ हमारा है इनडिस्क्रिमिनेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। अनाप शनाप एक्सपोनेंशियल टैक्सेस लगा रहे हैं, हद के टैक्स, और किसान उसको भर नहीं पा रहा है। फिर भर नहीं पाता है तो फिर और उस पर ब्याज लग जाता है, फिर वो एक चक्कर में फंस जाते हैं। तो हो क्या रहा था, इट वॉज जो हद अंश अनाप शनाप जो ये टैक्स लगा रहे थे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था स्पेशली अवध में। अवध का बार बार आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा। अवध की रिवोल्ट जो थी, किसानों ने जो वहाँ पे रिवोल्ट करी थी, उसका भी एक मेन कारण यही था। ठीक है, और मेवाड़ में भी, मेवाड़ और अवध दो चीज़ें। अब ये जो एक्सेसिव टैक्सेशन थी, ये हमें हैदराबाद में भी देखने को मिलती है, जहाँ निज़ाम ने बहुत ही एक्सेसिव टैक्सेशन लगाई थी, और इसका ये एक बहुत ही बड़ा कारण था तेलंगाना मूवमेंट के उभर के आने में। ठीक है, फिफ्थ जो हम इसमें रीज़न देखते हैं वो है रेजिंग लैंड रेंट। जो किसान थे उनकी अपनी ज़मीन तो थी नहीं, वो तो ज़मीन किराए पे लेके उस पर खेती करते थे। ज़मीन किसकी होती थी? ज़मींदार की। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ज़मींदारों को परमानेंट ओनर बना दिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश राज के पहले किसकी ज़मीन थी? या राजा की थी या फिर विलेज की होती थी। तो जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लगा, वहाँ पे ज़मींदारों को लैंड ओनरशिप दे दी फुल्ली, कि भाई आपकी ज़मीन है, आप
किसान को प्रताड़ित करो, ऑप्रेस करो, एक्सप्लॉयट करो, हमें इस ज़मीन से कुछ टैक्स, कुछ आपकी कमीशन और हमें टैक्स मिलता रहना चाहिए परमानेंट लेवल पे, चाहे फेमाइन आए, चाहे अकाल आए, चाहे मानसून बढ़िया आए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब जो लैंडलॉर्ड्स ज़मींदार बने, ये आगे ये रेंट पे देते थे किसानों को। किसान को हम दो कैटेगरीज में यहाँ पे डालते हैं। एक है शेयर क्रॉपर्स जो फसल के तौर पे ज़मींदार को देते थे अपना रेंट, वो पैसे नहीं देते थे, जितनी भी फसल उपजी उसमें से उनका 50% दे दिया। जैसे तेभागा मूवमेंट में ये था कि पहले वो 50% अपनी फसल देते थे एज अ रेंट, एंड फिर उन्होंने डिमांड की थी कि हम 1/3 ही देंगे। तो ये तो हो गई शेयर क्रॉपर्स। एक होते थे टेनेंट्स, जो बोलते थे कि हमारी कैसी भी प्रोडक्शन हो, बढ़िया हो घटिया हो, आपको एक फिक्स्ड हम रेंट देंगे, पैसे देंगे, वो दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कितनी अच्छी मेरी फसल हुई है, कितनी बुरी, ठीक है। तो टेनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स। अब लैंडलॉर्ड ज़मींदार ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ देवर हैंड इन ग्लव, उन्हीं के ही नुमाइंदे थे ये। तो ये उनके साथ मिलकर इन्होंने बढ़ाए लैंड के रेंट, बढ़ाते गए, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो गरीब किसान और गरीब होता गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 3 एरियाज में इसका सबसे बड़ा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। 6th हमारा जो रीज़न आता है वो है एविक्शन ऑफ टेनेंट्स एज कल्टिवेटर्स। अब जब टेनेंट्स जो हैं, जो खेती करते हैं, खुद अनाज उगा रहे हैं, वही ज़मीन को भी पालते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, उनको अगर मान लो किसी टाइम फसल अच्छी नहीं हुई, या फिर आपने लैंड रेंट ही इतना बढ़ा दिया कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको निकाल देते थे। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, जो बहुत ही छोटे, जिनके पास 2-3 एकड़ ज़मीन होती थी, वो अपनी ज़मीन पे खेती करते थे। अब उस पर भी टैक्स लग रहा है। मान लो कि वो टैक्स नहीं दे पा रहे, तो उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। बिल्कुल जो मार्जिनल गरीब किसान होते थे, जिनकी अपनी छोटी छोटी थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, उनसे उनकी ज़मीन छीन के उनको ही वो ज़मीन किराए पे दे देते थे, और वो फिर अपनी ही ज़मीन पे एज टेनेंट्स या एज शेयर क्रॉपर्स काम करने लगते हैं। अपनी ही ज़मीन को किराए पे उनको लेना पड़ता है। तो दिस वॉज ऑल्सो वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम जो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी। नेक्स्ट हमारा जो 7th रीज़न इसमें आता है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। आज की तारीख में भी यही प्रॉब्लम है कि लैंड इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 85% farmers in India are small and marginal farmers, and only 15% farmers in India are big farmers, ठीक है। और इनके पास कितनी ज़मीन होती है? इनके पास होती है 2-3 एकड़ ज़मीन, ठीक है। ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ये है इंडिया, रियल इंडिया के हालात। तो उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम थी, कॉलोनियल इंडिया में भी यही प्रॉब्लम थी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मेन रीज़न था तेभागा और तेलंगाना मूवमेंट के शुरू होने का। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपने सुना होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, भूदान मूवमेंट शुरू किया था विनोबा भावे ने। भूदान मूवमेंट क्या था कि विनोबा भावे जो अमीर लोग थे, जिनके पास ज़मीनें थी, उनको बोलते थे कि आप थोड़ी ज़मीन गरीब लोगों को दान करें, ताकि इनके पास भी अपना कुछ कहने के लिए हो, अपनी भी कुछ ज़मीन हो कहने के लिए, जो इनकी एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का काम करे। मुसीबत में काम आए, इस पर वो खेती कर सकें, इससे उनका थोड़ा पैसा बच सके, एंड वो एक सर्वाइवल उनका अच्छे से हो सके। तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल मूवमेंट था, जहाँ पे बहुत दानी लोगों ने एक्चुअली में लैंड को दान किया, भूमि को दान किया था, और थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इक्वल हुई थी, ठीक है, इक्विटेबल हुई थी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक और हम एग्जाम्पल इसमें पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का भी यही एजेंडा था कि जो लैंड है वो किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ना ही वो ब्रिटिशर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना ही वो किसी अमीर ज़मींदार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और ना ही वो कॉरपोरेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जल, जंगल और ज़मीन ये कम्युनल ओनरशिप में आना चाहिए, ठीक है। तो ये थी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का स्लोगन। वो कहते थे जल, जंगल, ज़मीन ये हो जनता के अधीन, ठीक है। फिर लास्ट जो इशू था, जो पेजेंट मूवमेंट्स फेस कर रहे थे, पेजेंट्स वो फेस कर रहे थे कॉलोनियल टाइम पे, वो था, इससे आपको कार्ल मार्क्स की याद आ जाएगी,
चेंजेस इन मोड ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, कि भाई जो एग्रीकल्चर का जो तरीका है प्रोडक्शन का उसमें बदलाव लाए जाएं, वो डिमांड है एक तरह से। तो प्रॉब्लम ये थी कि लैंड ब्रिटिशर्स के आने पे क्या होता है, ब्रिटिशर्स के पहले लैंड की एक कम्युनल ओनरशिप होती थी। लैंड किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था विद रिस्पेक्ट टू लैंड, कि लैंड किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, या तो वो राजा की प्रॉपर्टी है या फिर वो गांव की कम्युनल ओनरशिप है, उस पर पब्लिक प्रॉपर्टी है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद इन्होंने दो बड़े चेंज लेके आए। एक तो इन्होंने लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी खरीद फरोख्त उसको एक मार्केट कमोडिटी बना दिया, ऐसी चीज़ जो मार्केट में खरीदी बेची जा सकती हो, कोई भी खरीद सकता हो, जिसके पास पैसे हो कोई भी बेच सकता हो। तो एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने एक कमोडिफाई किया, उसका एक मार्केट क्रिएट कर दिया, एनीबडी कैन ओन दैट, ये हुआ। सेकंड इन्होंने क्या किया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर जो लोगों के सब्सिस्टेंस के लिए था, जहाँ पे फूड क्रॉप्स उगते थे, वहाँ पे इन्होंने कहा कि आप फूड क्रॉप्स के साथ साथ कैश क्रॉप्स भी उगाओ। कैश क्रॉप्स उगाओगे, उसका मार्केट में हमें दाम अच्छा मिलता है, तो हमारी ज़्यादा कमाई होगी। तो कुछ थिंकर्स जैसे कि बैरिंगटन मूर है, वो कहते हैं कि जो कमर्शलाइजेशन हुई, जहाँ पे आपने फोर्स किया इंडिगो उगाओ, जहाँ पे आपने फोर्स किया कैश क्रॉप्स उगाओ, वो जो कमर्शलाइजेशन हुई उससे जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, उनकी प्रोलेटेरियनाइजेशन हुई, यानी कि वो और गरीब हुए, गरीब किसान और गरीब हुआ। कमर्शलाइजेशन आपको एक मॉडर्न कंसेप्ट लगता होगा कि मॉडर्नाइजेशन हुई एग्रीकल्चर की, मॉडर्नाइजेशन हुई, बट फ्यूडल सिस्टम तो नहीं टूटा, ट्रेडिशनल रिलेशंस नहीं टूटे, गरीब किसान और गरीब गना, गरीब इंसान को क्या फ़ायदा हुआ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, ये बोलते हैं बैरिंगटन मूर। इसमें डीएन धानागरे कहते हैं कि इट वॉज अ लार्ज स्केल पे तो मॉडर्नाइजेशन थी, बट अगेन वही जो फ्यूडल एग्रेरियन रिलेशंस थे, जो बंधुआ मजदूरी का काम था, जो बेगारी का सिस्टम था, वो चलता रहा, वो नहीं तोड़ा, और उस चीज़ में ब्रिटिशर्स भी नहीं घुसे, वो भी इस रिलेशनशिप, इन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसमें उन्हीं का फ़ायदा था। तो ये हमारे 8 रीजंस हुए पेजेंट मूवमेंट के इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। अब फेमस कुछ हम पेजेंट मूवमेंट्स देख लेते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर आने वाले कोई भी अगर इनको पेजेंट मूवमेंट डालना हो तो आई वुड से कि ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है इस साल या आने वाले सालों में आने के लिए। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं किसान सभा मूवमेंट। किसान सभा एक बहुत ही लीडिंग लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर थे उस टाइम पे। 11 अप्रैल 1936 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और ये दिखाता है किसानों का संघर्ष, किसानों के संघर्ष की ये एक मशाल बन के उठा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के ये उठा। तो इसमें इन्होंने ज़मींदार, ताल्लुकदार, मालगुजार, इनामदार और जितने भी बाकी तरह के लैंड ओनर्स थे, जोतेदार, इनके जो एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी पेजेंट्स के ऊपर, इसको इन्होंने एक्सपोज किया, इसके खिलाफ ये लड़ाई थी। तो इनकी कुछ मेन डिमांड्स थी, इन्होंने कुछ अपने मांगे रखी। मुख्य मांगे जो इनकी ये थी वो थी, पहली बात तो ये कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स का, जो भी इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लगा रखे हैं, वेदर यू टॉक अबाउट परमानेंट सेटलमेंट, वेदर यू टॉक अबाउट रैयतवाड़ी, वेदर यू टॉक अबाउट महलवाड़ी, ये ख़त्म किए जाएं। जो डेट का सिस्टम है, जो लोन का सिस्टम है, जो मूल ब्याज के चक्रों में मनी लेंडर्स ने फंसाया हुआ है किसानों को, वो भी ख़त्म हो, ठीक है। तो इनके 4 बेसिक डिमांड्स, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इन्होंने और 4 बेसिक स्पेसिफिक डिमांड्स इन्होंने बोली। वो था कि जो प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ लैंड ओनरशिप है, कि भाई इन लोगों को, ज़मींदार्स को अपने लैंड ओनरशिप दे रखी है, वो ख़त्म हो, टोटली ख़त्म हो। ओनरशिप पेजेंट्स के, कल्टीवेटर के हाथ में होनी चाहिए। सेकेंड इनकी डिमांड थी कि जितने भी बहुत पुराने लोन चल रहे हैं, उधार चल रहे हैं, और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट चल रहा है, मूल ब्याज का जो साइकिल फंसा हुआ है, वो अबॉलिश हो, उसको ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो, कैंसिल कर दो। एंड थर्ड इन्होंने बोला कि जितने भी बैरन वेस्ट लैंड्स हैं, जो बंजर ज़मीन है, जहाँ पे कुछ उगता नहीं है,
उसके ऊपर वो जो लैंड है वो आप गरीब लोगों में, जिनके पास लैंड भी नहीं है, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, लैंडलेस लेबरर्स, उनमें आप बांट दो, ताकि चाहे बंजर ज़मीन ही है, कुछ वो ज़मीन घर बनाने के लिए, अपना कुछ कामकाज करने के लिए, चाहे उपजाऊ ज़मीन नहीं है, फिर भी वो उनके पास एक ओनरशिप ऑफ लैंड हो कुछ कहने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज वन स्टेप टुवर्ड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन सोसाइटी, ठीक है। और ये बोला कि ये इट वुड बी, ये जो लैंडलेस लेबरर्स होंगे इनके लिए भी, और स्पेशली उन मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी, उन छोटे गरीब किसानों के लिए भी जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर उन्होंने चौथी डिमांड एक रखी कि भाई जो एक नया आप लैंड टैक्स सिस्टम लेके आओ, ये नहीं सही, परमानेंट सेटलमेंट और ये तो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स हैं। एक नया फेयर जस्ट लैंड टैक्स सिस्टम लेके आओ जो कि किसानों के फेवर में हो। एटलीस्ट किसान अगर हम चाहते भी हैं टैक्स देना तो वो फेयर सिस्टम हो। तो ये इनकी 4 डिमांड्स थी, ये इनकी मेन डिमांड्स थी। इसके अलावा जो इनकी कुछ और डिमांड्स थी जिनको हम अदर डिमांड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो थी, पहली बात तो ये, जो ब्रिटिशर्स थे वो जो बंजर ज़मीन थी उस पर भी टैक्स लगाते थे। तो मेन डिमांड उनकी ये थी, जो बंजर ज़मीन है वो आप गरीब लोगों को दे दो, बट उस पर वो टैक्स नहीं देंगे। बंजर ज़मीन जो ऑलरेडी जिस पे कुछ उग नहीं सकता, अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग है, कुछ रेतीली ज़मीन है या ख़राब ज़मीन है, एसिडिक ज़मीन है, उस पर आप वैसे वेस्ट लैंड है, ठीक है, तो या दलदली ज़मीन है, उस पर आप काहे का टैक्स ले रहे हो, वो तो उससे तो मुझे कोई कमाई ही नहीं हो रही है, तो उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट कर दो, उस पर टैक्स ख़त्म कर दो। सेकेंड था कि एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। अगर मैं उधारी पे, मैंने किराए पे ज़मीन ली हुई है खेती करने के लिए और मैं किसी कारण कुछ महीनों तक या अच्छी फसल नहीं हुई तो मैं ज़मींदार को अपना टैक्स नहीं, अपना रेंट नहीं दे पा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़मींदार आके मेरी ज़मीन छीन ले, ठीक है। एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि मैं टाइम पे उसको रेंट नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके निवारण का एक अलग जस्ट सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए उस चीज़ को सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि आप गुंडागर्दी करके मेरी ज़मीन छीन लोगे अपना पैसा निकलवाने के लिए। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वाज द डिमांड। फिर आता है कि जितने भी आपने फ्यूडल या ट्रेडिशनल एक्सटॉर्शन करते थे, आप ज़बरदस्ती ज़मीन छीन लेना या उनको मारना पीटना या आधा टैक्स, जो अभी तक जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हुई है गरीबों के साथ, जितना भी ऑपरेशन हुआ, जितना भी उनका शोषण हुआ है, उसको आप इलीगल ठहराइए, अनलॉफुल ठहराइए, ताकि वो ख़त्म हो सके, ठीक है। ये इनकी डिमांड थी। एंड लास्ट इनकी डिमांड थी कि जिन्होंने लोगों ने लोन ले रखा है उसको 5 साल की उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, कि वो 5 साल तक उनकी रियायत मिलनी चाहिए कि 5 साल तक वो लोन रीपेमेंट कर सकें। एक आप उनको टाइम फ्रेम दो जिसमें वो कहीं से मेहनत करके जुगाड़ के वो लोन वापस कर सकें, ठीक है। तो दिस वाज देयर डिमांड। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम मूवमेंट पढ़ते हैं वो है तेभागा मूवमेंट। अब तेभागा मूवमेंट जो था, आपको पता है 1946 से 1947 में चला था, बंगाल में चला था। तेभागा मतलब 3 हिस्से, 3 भाग। तो पहले क्या था, जो चलता आ रहा था तेभागा मूवमेंट से पहले क्या था कि जो शेयर क्रॉपर्स होते थे बंगाल में, उनको आधी जितनी भी उनकी फसल हुई, जितनी भी उनकी फसल पकी, फसल वो मार्केट में बेचे थे, उसकी सिर्फ आधे फसल पे ही उनका हक था, बाकी आधा उनको एज टैक्स जोतेदार को देना पड़ता था। ये बहुत तंग थे सिस्टम से कि सारी फसल हम उगाएं और आधी वो ले जा रहा है और हमारे हिस्से कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा। तो इन्होंने कहा कि भाई ज़मीन फसल के करो 3 हिस्से और हम तीसरा हिस्सा ही हम एज टैक्स देंगे, बाकी हम रखेंगे। बाकी कितना बचा, 2/3। तो 2/3 हम लेंगे और तीसरा हिस्सा ही हम टैक्स पे देंगे। ये इनकी डिमांड थी। तो ये हमारी बात हो रही है अनडिवाइडेड बंगाल की। 1946-47 में बांग्लादेश वॉज आवर पार्ट, वहाँ पे उस एरिया में ईस्ट और वेस्ट बंगाल एक था। तो उन एरिया के जो किसान थे उनकी ये डिमांड थी। अब ये जो मूवमेंट था
ये जोतेदार्स के अगेंस्ट था। जोतेदार्स कौन होते थे? इंटरमीडियरी लैंड ओनर्स, कि भाई वो तो इंटरमीडियरी लैंड ओनर्स है, उनको हम इतना टैक्स क्यों दे रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट भी बहुत लंबी स्ट्रगल चली, बहुत लंबी लड़ाई चली। एंड इन्होंने, जो गरीब किसान थे वहाँ के, दे वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस, दे वर नॉट इवन, जो वो लोन लेते थे वो लोन भी वापस नहीं कर पाते थे। एंड वो अपने, क्योंकि वो लोन नहीं पे कर पाते थे, फिर लोन पे ब्याज लग रहा है, ब्याज भी नहीं पे कर पा रहे, लोन भी नहीं पे कर पा रहे, तो वो एक चंगुल में फंस गए मनी लेंडर के साथ। ठीक है, उधारी के चंगुल में फंस गए, बढ़ता जा रहा है ब्याज, मूल से ब्याज ज़्यादा हो गया है। तो वो इस चीज़ से वो इतने प्रताड़ित हो गए, इतने ऑप्रेस हो गए कि उन्होंने फिर तेभागा मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, आवाज़ उठाई। तो ये पूरी स्ट्रगल थी। ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड जो इंटरमीडियरी लैंड ओनर्स थे, वो जो हमारा शोषण कर रहे थे, उनके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाई थी इन्होंने। एंड आज भी अगर जब भी आप कोई मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट या कोई भी इशू एंड करते हो कनेक्टेड विद कंटेम्प्रेरी इंडिया, कि आज भी काफ़ी एरियाज है रूरल इंडिया में जहाँ गरीब किसान, लोकल मनी लेंडर्स जो हैं, वो गरीब किसानों को मूल ब्याज के चक्करों में फंसाए रखे। उनकी जनरेशन्स फंसी हुई हैं, उनके बच्चे भी वो प्रिंसिपल अमाउंट, वो मूल ब्याज नहीं वापस कर पा रहे हैं। एंड बड़े 15% 25% इनका इंटरेस्ट रेट होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए आपने सुना होगा बांग्लादेश के एक नोबेल लॉरिएट थे जिन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू करी थी गरीब लोगों के, 100 रुपए का लोन, 200 रुपए का लोन, ताकि बैंकिंग सिस्टम के फ़ायदे जो एक गरीब किसान नहीं उठा पाता है, उनके पास कोई कोलैटरल नहीं होता है, अगर वो नहीं पे कर पाए तो किस चीज़ को गिरवी रख के बैंक उन्हें लोन देगा। तो ये माइक्रो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश के नोबेल लॉरिएट ने शुरू किया था। फॉर दिस ही गॉट नोबेल प्राइज बिकॉज बांग्लादेश में बहुत लोगों को इन्होंने, मिलियंस ऑफ पीपल गॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। बैंकिंग सिस्टम, लोन का असली जो फेयर जस्ट वे ऑफ गिविंग लोन था, गिविंग क्रेडिट था, उसका फ़ायदा इन्होंने गरीबों तक पहुंचाया, ताकि जो लोकल मनी लेंडर्स थे, जो एक अनफेयर सिस्टम चलाते थे, मोटा मोटा ब्याज लगाते थे, उनके अगेंस्ट ये एक मुहिम थी। उनको बंद करके रियल बैंकिंग, एक फेयर बैंकिंग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। तो बांग्लादेश की ही बात हो रही है, तो बांग्लादेश वाला ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। सो विद दिस यू कैन एंड पेजेंट मूवमेंट का ये पूरा टॉपिक। दो हमने फेमस एग्जाम्पल कर लिए, किसान सभा और तेभागा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत प्रोबेबल है आने के लिए, एंड उसके पहले हमने कॉमन इश्यूज कर लिए। अब कोई भी सवाल आता है पेजेंट मूवमेंट पे, कोई भी, चंपारण भी आ गया, तो आप चंपारण 1/3 ऑफ योर आंसर शुड बी चंपारण मूवमेंट ये था, इस टाइम पे हुआ, इस जगह पे हुआ, ये लीडर्स थे, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, जो जीएस में पढ़ते हो। रेस्ट 2/3 में आप लिखो ये इश्यूज थे, जो मैंने आपको 8 इश्यूज गिनाए हैं, वो पॉइंट्स लिख के आओ एंड देन यू कंक्लूड योर आंसर। उसी 8 इश्यूज में मैंने आपको बहुत सारे थिंकर्स के नाम बताए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट ऑफ योर आंसर यू कैन कंप्लीट दिस आंसर इन अ वेरी स्मार्ट वे। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टडी women's movement during colonial period, and that is it for today. Thank you.